अच्छा, एक आर्टिकल देखा होगा आपने यूक्रेन से रिलेटेड मिनरल डील को लेके। तो अभी साइन नहीं हुए हैं, 6 घंटे पहले की अपडेट्स आए हैं कि रेडी हो चुके हैं वो। तो अगर साइन कर देते हैं तो कल उस आर्टिकल को डिटेल में कर लेंगे, पुराना क्या इशू था 2014 से लेके 2022 और फिर 2025 में अब क्या हो रहा है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल रहेगा वो ग्रीस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है दो इंपॉर्टेंट बड़ी सिटीज के अंदर। तो वो सिटीज के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रीस की कैपिटल में अगर आपसे पूछूंगी तो क्या है? एथेंस। पर जो दूसरी सिटी है वो मे बी आपने ना सुनी हो, तो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर सिटी है ये कौन सी कंट्री की है, तो उस पर्सपेक्टिव से आ सकता है। बाकी इससे एक चीज हाईलाइट हुई है कि रेलवे की जो कंडीशन है इंडिया की तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होती है, टकरा जाती हैं ट्रेन आपस में। पर इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड की ही प्रॉब्लम है, ये केसेस आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास है आपकी, नाम? इशिता, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल आपने देखा होगा कि डेलीगेट्स आए थे यूरोपियन यूनियन के। तो 22 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेशन किया। किन किन चीजों के ऊपर बात करी है? तो वही है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर। डिफेंस आ जाएगा इसमें, ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट यूरोपियन यूनियन करेगा, वो सब चीजें इन्होंने डिस्कस करी हैं। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तराखंड से रिलेटेड। चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने सुना होगा, विलेज माना, और वहां पे हो जाती है एक ट्रेजिडी, दैट इज एवालांचे। सुना होगा आपने एवालांचे वर्ड। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो फ्लैग के ऊपर है ये कौन है? यस, कुर्दिश है। पीकेके की फाउंडेशन इन्होंने करी थी, कुर्दिश ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप। वो चाहते हैं कि कुर्दिस्तान बने हमारा। तो इनका नाम है ओंकालन अब्दुल्ला ओंकालन। इनकी हो चुकी है अपडेट। बाकी के लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था इनको, कुर्दिश जो कुर्दिस्तान एरिया है उसको बनाने में। देखेंगे क्या इशू है पूरा। उसके अलावा ये है ऑरोविले। ऑरोविले, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस से इसको बनाया गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो रिसेंटली इसकी 57th एनिवर्सरी थी और यहाँ पे काफी सारे लोग आए थे, लगभग 60 कंट्री से लोग आते हैं, मेडिटेट करते हैं, बॉनफायर वगैरह जला रखी थी। कहाँ पे इसकी लोकेशन है, इट इज इम्पोर्टेंट। द हिंदू ने पूरे एक पेज पे बहुत बढ़िया पिक्चर भी लगाई थी इसकी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ आपने आदित्य एल1 के बारे में सुन रखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगी स्फेरिक्स, हाँ जी, कौन सी कंट्री ने स्फेरिक्स नाम का टेलीस्कोप? नासा। किस चीज को स्टडी करेगा? ठीक है, पूरा यूनिवर्सल टारगेट लेके चले हैं वो, ठीक है, तो वो नासा का है। वैसे ही एक आदित्य एल1 हमने लॉन्च किया था इंडिया ने, किस चीज को स्टडी करने के लिए? सन को। आदित्य वहां से याद रह जाएगा, कौन से पॉइंट से स्टडी करेगा? लैंग्वेज 1, L1 पॉइंट भी जिसे कहते हैं। तो अभी रिसेंटली पेलोड्स भेजते हैं हम अपने, जितने भी ये स्पेस क्राफ्ट होते हैं, ताकि पेलोड का क्या काम होता है, ऊपर जाके पेलोड अगर कैमरे वाला है तो वो पिक्चर्स कैप्चर करेगा। तो वही चीज हुई है, सन की एक बहुत क्लोज सोलर फ्लेयर की इन्होंने इमेज कैप्चर करी है। सूट नाम का पेलोड है, क्या है वो उसको देखेंगे, कितनी वेवलेंथ के ऊपर पिक्चर कैप्चर करी है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा गिलो, गिलो के बारे में सुना है? गिलोय बटी कोविड के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुई थी, जब कोरोनिल किट आई थी तो उन्होंने बोला था गिलो बटी है, पर ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली कि जो गिलो बटी है उसमें सच में ही इम्यूनिटी टेंडेंसी है, वो भी 300% टाइम। बाकी की मेडिसिन आप ले लो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, पर इसमें 300 गुना ज्यादा है। बहुत सारी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, सभी में यही चीज आई है। और जो ये वाला आर्टिकल है आपका, दैट इज अबाउट ओसलेट। मुझे ये बताओ मजोराना वन क्या था? क्वांटम चिप थी, किसने अनवील की थी? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये जो ओसलेट वाली है ये की है अमेजोन ने। बन गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अब तो क्वांटम चिप्स ही है दोनों, मैकेनिज्म दोनों का सेम है, एरर लेस रिजल्ट्स आए, वही इनका भी पर्पस है। 14 कोर यूनिट्स इन्होंने यूज करी हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब नंबर स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक जीन थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल है आपका, मैपल सिरप यूरिन करके एक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको लेके अब जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसलिए वो भी हम देखेंगे। चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज अबाउट ग्रीस क्राइसिस। हाँ जी, ऑनलाइन, यस, माइक्रोसॉफ्ट, गुड। नाउ ग्रीस क्राइसिस, सबसे पहले तो वर्ल्ड ज्योग्राफी,
लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा इसको देखेंगे लोकेशन कहाँ पे है, कैपिटल इंपॉर्टेंट है। अगर इशू की बात करें तो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि आपके रेलवेज ऐसे कैसे टकरा सकती हैं। एक तरफ से फ्रीट ट्रेन आ रही थी, सामान ढोने वाली ट्रेन आ रही थी, और दूसरी तरफ से पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है क्लैश में। पर यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ एक चीज है, खैर ट्रेजेडी तो बहुत बुरी है, पर आपने याद रखनी है दो इंपॉर्टेंट जगह। एक तो है यहाँ पे द कैपिटल एथेंस, यहां से चली थी ट्रेन, वो देखो ऊपर जाके थेसलोनिकी, तो ये ग्रीस के ही अंदर है, यहां तक ये ट्रेन बीच में क्लैश कर जाती हैं। ये डेस्टिनी थी ऊपर। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो सबसे बड़ी सिटी ऑफ ग्रीस एथेंस, और दूसरी बड़ी सिटी ऑफ ग्रीस दैट इज थेसलोनिकी। तो ये दोनों ही सिटीज हमारी ग्रीस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाटर बॉडीज देख लो ग्रीस की साइड में। एक चीज तो अपने को पता है, इमैक हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो पायरियस पोर्ट याद रखना है ग्रीस का, पायरियस पोर्ट, इसी से कनेक्टिविटी आएगी। थोड़ी सी वाटर बॉडीज भी ध्यान में रखोगे, जैसे एजियन सी है साइड में, एजियन सी कौन सी साइड में आ गया, ईस्टर्न डायरेक्शन पे आ गया एजियन सी। साउथ में जाओगे तो देयर इज सी ऑफ क्रेटे, सी ऑफ क्रेटे। और अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में देखोगे तो साउथ वेस्ट बोल सकते हो, आयोनियन सी। तो 3 सीज याद रखने हैं, वन इज एजियन सी, सी ऑफ क्रेटे, और आयोनियन सी, आयोनियन सी। ठीक है, ये सीज इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल था पर 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे पहले तो कैपिटल आपको पता ही है, दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी आपकी ग्रीस की दैट इज थेसलोनिकी, और सीज याद रखने हैं, ईस्टर्न पे एजियन सी, साउथ में जाओगे तो सी ऑफ क्रेटे, और साउथ वेस्ट में देखोगे देयर इज आयोनियन सी। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट इंडिया यूरोपियन यूनियन मीटिंग। तो डेलीगेट्स आते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आती हैं यूरोपियन यूनियन से। टोटल कंट्रीज की अगर बात करें यूरोपियन यूनियन के अंदर जो आती हैं वो है 27। तो 27 में से यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया न्यू दिल्ली में जो मीटिंग हुई वो 22 डेलीगेट्स ने करा हुआ है। इसके साथ साथ यूरोपियन कमिश्नर भी यहाँ पे आई हुई थी। ये चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री से। आई थिंक मैंने ना पीपीटी दूसरी भेज दी, मैंने फोटोज लगाए थे इसमें। फीमेल है, नाम याद रख लेना, उर्सुला करके है, उर्सुला फीमेल है जो यहाँ के यूरोपियन कमिश्नर हैं। उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया, 2 दिन का विजिट था। क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो थोड़े से आपने ध्यान में रखते हैं। जनरली जब भी कभी मीटिंग्स होती है ना, 3-4 चीजें कॉमन रहती हैं। एक तो ट्रेड, सबसे ज्यादा फायदा ट्रेड में ही होता है, या तो इंपोर्ट करोगे या तो एक्सपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे ट्रेड डील्स के ऊपर एक फोकस किया गया। दूसरा जो हम रोज पढ़ते हैं अबाउट टेक्नोलॉजी, दूसरा फोकस यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे किया। एंड तीसरा है ग्रीन एनर्जी। याद है ना, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ा था हमने, कौन कौन सी थी, एक थी आपकी ग्रे हाइड्रोजन, दूसरी थी ब्लू हाइड्रोजन, एंड तीसरी थी ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे साफ सुथरी कौन सी होगी यहाँ पे, ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि जो सोर्स यूज करेंगे वो भी कैसा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होगा, जिससे खुद एमिशन कम होंगे। पर वहीं पे ग्रे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोल को ही यूज कर रहे थे हम, राइट, या फिर नेचुरल गैस को ही यूज कर रहे थे, और फिर उससे हाइड्रोजन बन रही थी, पर साथ में क्या निकल रहा था, CO2 का एमिशन, और वो तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था हाइड्रोजन वो तो निकल गया, पर दिक्कत क्या है कि एमिशन तो अभी भी हो रहे हैं। फिर दूसरा था आपका ब्लू हाइड्रोजन, सेम सोर्सेज यूज होंगे, बस इसमें क्या कर दिया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही थी उसको कहाँ स्टोर कर लेंगे, वाटर के अंदर, क्योंकि हमने सुन रखा है वाटर भी क्या करता है, एज अ कार्बन सिंक एक्ट करता है। जैसे अर्थ तो पूरी है जो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करती है, पर वाटर स्पेसिफिकली वो भी कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है। उसके बाद थर्ड पे आती है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसमें जो एनर्जी का सोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, रिन्यूएबल रहेगा। तो जो एमिशंस होंगे वो होंगे ही नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ही नहीं है। तो इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने कुछ फंड भी एलोकेट किया है इंडिया को, जैसे हम बार बार बोलते हैं ना कि डेवलप्ड कंट्रीज आगे आए और डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करें, तो उसके अंडर ये एग्जांपल ऐड होगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया अचीव कर ले, इसी वजह से पैसे भी एलोकेट किए हैं यूरोपियन यूनियन ने। और इसके साथ डिफेंस, पैसिफिक रीजन हो गया, गल्फ ऑफ गिनिया का स्पेशल मेंशन करा है। अफ्रीकन यूनियन जब आप देखते हो, यहाँ पे, यहाँ घाना आ गई, यहाँ टोगो आ गया, बेनिन आ गया, ऊपर आपकी बाकी की कंट्रीज आ गई, यहाँ पे आपको एक गल्फ मिलती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ गिनिया। तो आगे लिखा हुआ है ये, वहीं पे स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलो जी,
तो ये जो विजिट है इसके बस वही है ये कि किन किन चीज़ों को फॉस्टर करना है, पर ये 2025 की बात नहीं है, रिलेशन बहुत पुराने हैं हमारे सिंस 1962। तो पहला जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एस्टेब्लिश किया था वो था ईईसी के साथ, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी कि पैसे के ऊपर सबसे पहले हमने फोकस किया था। ईयर है 1962। अब जैसे जैसे टाइम बीतता रहा हमने और भी बहुत सारे सिग्नेचर करे, जैसे डेकेड्स बीत गई, लगभग 2 डेकेड जा चुकी हैं। 1993 में हमने ज्वाइंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट को साइन किया। ये हर एक कंट्री के साथ हम साइन करते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि अगर कल को हमें अपनी एम्बेसी बनानी है, कॉन्सुलेट बनाने हैं, तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट्स तो साइन हो, तो उसी के बाद ये चीजें चलती हैं। तो 1993 में याद रखिएगा जेपीएस हमने साइन किया था, ज्वाइंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट। 1994 यानी कि अगले साल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमने साइन करे। कोऑपरेशन हर फील्ड के आएंगे यहाँ पे, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, डजंट मैटर, हर चीज में कोऑपरेशन होगी, तो ये साइन करा। सबसे बड़ा एग्जांपल आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो 2021 से हमने रिज्यूम करी हुई है टॉक्स की जब भी हम ट्रेड करेंगे तो फ्रीली करेंगे, मतलब बहुत कम टैक्स लगाएंगे, जीरो तो नहीं होता उसका मतलब, बट बहुत कम जितना पॉसिबल हो सके। 2000 में लिस्बॉन, लिस्बॉन इज कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। ये कंट्री है फ्रांस की, ये स्पेन आ जाएगा, और यहाँ पे थी पोर्टुगल, तो स्पेन के साथ बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे एक बे भी थी, बे ऑफ बिस्के, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा एक लाइन भी पड़ी थी यहाँ से, प्राइम मेरिडियन, यूके से गई थी, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, और फिर चली जाती है अफ्रीकन यूनियन। तो अभी अफ्रीकन यूनियन आएगा तो पूछती हूँ आपको कि कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, ठीक है। 2004 में हमने और अपग्रेड किया रिलेशनशिप को टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज हैं, 27 हैं, उनके साथ हम डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। एक तरह के फेक वॉर्स हम करते हैं, एक दूसरे को टेक्टिक्स सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी लड़ाई करते हैं, अगर एरियल टारगेट हमें कोई करता है, तो वो सारी चीजें लर्न करी जाती हैं इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के अंदर। 2020 में इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप भी डिक्लेयर करा था कि 2025 तक हम अपने रिलेशंस को और ज्यादा कैसे बूस्ट करेंगे। तो ये वही टाइम पीरियड है जब कोविड-19 भी आया था, तो ये जब कोविड-19 आ गया था उसी टाइम पीरियड में ये साइन हुए थे, जो पार्टनरशिप को लेके था। इसके अलावा इस बार जो मीटिंग हुई, 2 डेलीगेट चेयर पे बैठे हुए थे, एक इंडियन डेलीगेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दूसरी साथ में थी उर्सुला, जो कि ईसी आएगा वहां पे, ईयू की जगह पे, यूरोपियन कमिश्नर डेलीगेट प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लैन। तो ये हर साल नहीं, कुछ टाइम पीरियड होता है उसमें चेंज हो जाते हैं, इस टाइम पे उर्सुला है। और इसके अलावा और किन चीजों पे बात करी है, तो ये देखो, क्लाइमेट एक्शन एसडीजी नंबर 13। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कुछ हमने रखे हुए, टोटल गोल 17 है, उसमें से एक गोल है 13 नंबर पे, जिसमें बोला है कि क्लाइमेट जो खराब कर दिया है हमने उसे ठीक करना है, तो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है एसडीजी 13। उसके अलावा ग्लोबल ट्रेड रुका हुआ है कहीं ना कहीं, अभी ट्रम्प यूएस में बैठे हुए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि जितनी भी फाइट्स चल रही हैं वो रुक जाए, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया है उनके लिए, तो वो चीज है। एंड रीजनल सिक्योरिटी, आसपास से ये जो फाइट्स होती रहती हैं, बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज होते रहते हैं, इनको कंट्रोल करना। अब देख लो क्या क्या कोऑपरेशन के एरिया हैं। तो सबसे पहले जो बात करी गई है दैट इज अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2015 से लेके 21 तक हमने कॉन्टिन्यूअसली रखा, उसके बाद टॉक्स हुई हैं, अभी साइन नहीं हुए हैं, टॉक्स हुई हैं, दोबारा से टॉक्स हुई हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम रिज्यूम करेंगे। यानी कि जब ट्रेड करेगा कौन कौन, इधर इंडिया, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पे जो टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है, वो कम से कम लिया जाए। दोनों ही कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे कम टैक्स लेगा, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है गुड्स की टर्म में, सामान, सर्विस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सामान जो फिजिकल चीजें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल चीजें, और इसको इंक्रीज किया है बाय 90% ओवर द डेकेड, जब से ये पार्टनरशिप्स साइन हुई हैं। उसके अलावा और क्या है ट्रेड स्टैट, अगर देखोगे तो बायलेटरल ट्रेड गुड्स की टर्म में $135 बिलियन तक हमने किया हुआ है, जिसमें से इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है $76 बिलियन का, ये हमने एक्सपोर्ट किया है यूरोपियन यूनियन को, और इंपोर्ट है लगभग $59 बिलियन का। और वैसे यूरोपियन यूनियन, अब वहां से इन्वेस्टमेंट भी तो होती है इंडिया के अंदर, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है इंडिया के पास, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी तो करता है। आपको दिखाई दे रहा है, चेयर हटा दूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है पूरा, चलो।
तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं बाकी के कंट्रीज। तो अगर एफडीआईज देखोगे फ्रॉम 2000 से लेके 2024 यानी कि लास्ट ईयर तक का, तो लगभग $117.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन टू इंडिया। लॉन्ग टर्म होती है कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है? लॉन्ग टर्म। एफडीआई एफपीआई की बात करी होती तो शॉर्ट होना था, पोर्टफोलियो वाली शॉर्ट होती है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, काफी लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करी जाती है। और 16.6% टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुआ है। इसके अलावा इंडिया की बात करें जो यूरोपियन यूनियन के अंदर है, तो वो है $40.04 बिलियन। अब आगे वही बात, इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा इंडिया के अंदर। इंडिया को क्या फायदा हुआ होगा इस एफडीआई का? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूरोपियन, नए वाले सुन लो दोबारा से, पैसा इन्वेस्ट किया है यूरोपियन यूनियन ने इंडिया में। मान लो कोई कंपनी लगानी है इंडिया के अंदर, तो पैसा भी तो देना पड़ेगा, दैट इज एफडीआई, लॉन्ग टर्म के लिए, काफी टाइम के लिए। पर इंडिया को क्या फायदा होगा उससे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है, तो पैसा यहाँ पे भी तो जनरेट होगा, इतने सारे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे थे उनको जॉब मिल जाएगी, तो दैट इज द ओनली बेनिफिट दैट इंडिया विल गेट, ठीक है। और इसके अलावा एफटीए का बोला हुआ है यहाँ पे, जिसका मेन एम रहता है कि टैक्स वगैरह को रिड्यूस किया जा सके और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सके। अगर टैक्स ही आप ज्यादा लगा दोगे, जैसे अभी यूएस ने मैक्सिको, कनाडा और ये चाइना वाली साइड पे लगा दिए खूब सारे टैरिफ, इंडिया भी थोड़ा पीछे ही है पर लगेंगे हमारे ऊपर भी, ऐसे नहीं होगा कि छूट जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि रादर देन इम्प्लीमेंटिंग टैरिफ्स, टैक्स लगाने से बेटर है कि इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कोऑपरेशन, जैसे कि ट्रेड हमने देख लिया, अब आपकी टेक्नोलॉजी आ जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो चाइना रैपिडली एडवांस कर रहा है, अगर उसको टैकल करना है, बीच में कौन आता है? इंडिया, बड़ी कंट्री है, एशियन कंट्री है, और उसी के साइड में जस्ट चाइना आ जाता है। तो अगर चाइना को टैकल करना है तो इंडिया को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया है। सप्लाई चेन, रिजिलियंट सप्लाई चेन, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजीज को आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हमने भी बेंगलुरु के अंदर काफी सारे सेटअप करे हुए हैं सेमीकंडक्टर को लेके। आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इवन शुरू हो चुका है, ये भी नहीं बोल सकते आने वाले टाइम में, पर हमारे जो बोर्ड एस्टेब्लिश हुए हैं हमने 2030 तक उनको अचीव कर लेना है। तो जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसको बूस्ट करना, ये 2023 में बोल दिया था। अब हम ये एलोकेशंस कर देंगे पैसे की। उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन वैली भी आपने सुना होगा, किसको बोलते हैं? बेंगलुरु। वो तो वर्ल्ड में आ गया ना, इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली इज बेंगलुरु। सुपर कंप्यूटिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो 2022 में बोला था, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे भी सिग्नेचर हो चुके हैं कि अब इस प्रोजेक्ट को भी हम एक्शन में लाएंगे। इसके अलावा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ऑनलाइन चीजों का आप जितना ज्यादा यूज करोगे, साइबर सिक्योरिटी उतनी ही थ्रेटन होगी। तो ये सारी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना, इसके बारे में बात करी थी 2023 में, फाइनली अब इसको भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लो यहाँ पे, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कमिट किया है 1 बिलियन यूरोज है, यूरोज में बोला हुआ है, टू फंड इंडियन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। इंडिया चाहता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हम शिफ्ट करें, पर याद करो हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी, हम तो अभी तक कोल गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी को नहीं ला पाए। एक तरफ से कोल डालो, दूसरी तरफ से सिन गैस निकलेगी, जिसमें एक हाइड्रोजन भी निकलती है, पर साथ में एक अजीब सी चीज भी निकलती है। कौन सी गैस? कोल गैसिफिकेशन याद है? पहले ये बताओ, इधर से कोल डाला था, गैस निकली थी सिन गैस। सिन गैस की कॉम्पोजिशन, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरी बताओ, हाँ जी ऑनलाइन, दूसरी कौन सी थी? नो, वेरी गुड नैन्सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो हेल्थ के लिए हजार्डुअस है। हाइड्रोजन तो मिल गया, पर एक चीज खराब आ गई, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं लड़ पाती इससे, 200 गुना ज्यादा कैपेसिटी होती है इसकी हमारे ऑक्सीजन की जगह रिप्लेस करने में, तो ये ज्यादा पॉइजनस हो जाती है। तो सोचो अभी तो यही हमारे पास टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन का सपना फिर थोड़ा दूर सा लगता है। स्टिल हमने बहुत सारे नेशनल हाइड्रोजन मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं, तो यूरोपियन यूनियन अब हमें हेल्प करने वाला है, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक में से 1 बिलियन यूरोस का ट्रांसफर हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगा टू इंडिया, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइंट एफर्ट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके बाय द एंड ऑफ 2030।
30। और यही इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं, एमिशन को रिड्यूस क्यों करना है? बिकॉज हमने एक टारगेट रखा हुआ है 2070 का कि हमें नेट जीरो एमिटर बनना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंस में ये जरूर लिखना है जब भी एमिशन रिलेटेड चीज आपसे पूछी जाए। इसके अलावा डिफेंस एंड स्पेस कोलैबोरेशन, डिफेंस एंड स्पेस कोलैबोरेशन इंडिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, एनहांस सिक्योरिटी इन विद एशिया प्रोग्राम, मतलब बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं इसमें, अलॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन इकट्ठे काम करेंगे टुवर्ड द सिक्योरिटी ऑफ पैसिफिक रीजन। और साथ में आपने सुना होगा कि रशिया की न्यूज थी एक 2024 की, वो बोल रहे थे हम अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे जाके स्पेस में। तो यहाँ पे जो बाकी की कंट्रीज हैं जिनके पास उतनी रोबस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चाहती हैं कि जो इमर्ज कर रही हैं कंट्रीज उनके साथ कोलैबोरेशंस कर लें, ताकि कल को ऐसी सिचुएशन आए जहां पे हमें भी कुछ करना पड़ जाए तो हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस हो। अब जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी का, प्रोबा 3 करके दिसंबर 2024 में जब इंडिया अपने स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा था तो यूरोपियन यूनियन ने बोला हमारा एक प्रोबा 3 मिशन है, इसको भी ले जाओ साथ में। यहाँ पे एक फेक एक्लिप्स इन्होंने शो करा था, 2 सैटेलाइट्स का यूज करके एक नकली, जो पढ़ते हो ना आप, ग्रहण लगाया आज, तो वो नकली ग्रहण इस प्रोबा 3 मिशन के जरिए सक्सेसफुल हुआ था। तो इसरो ने इसको कंडक्ट किया था, खुद नहीं उन्होंने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करी, इंडिया की करी। तो एक तो इंडिया की टेस्टिंग इन्होंने कर ली इनडायरेक्टली कि क्या ये हमारे मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो वो भी चीज यहाँ से प्रूव हुई, बाकी इंडिया को भी फायदा हो गया। जब आप लेके गए तो पैसा भी तो आया साथ में, बस में बैठना है तो टिकट तो लगेगी, तो इंडिया को भी फायदा हुआ यहाँ पे। ये दिसंबर 2024 का अपडेट था। इसके अलावा नेवल एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, स्पेशली जो फोकस किया गया था 2023 में वो था गल्फ ऑफ गिनिया। गल्फ ऑफ गिनिया ये आ गया आपका अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पे कौन सा था वो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कितनी कंट्रीज थी, 4। नए वाले स्टूडेंट चारों कंट्री को याद रखेंगे सीड से, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया एंड डी फॉर जिबूती। तो ये 4 कंट्रीज बनाती हैं यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इन चारों में से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रेड सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं? रॉन्ग, सोमालिया नहीं बनाती। जिबूती एंड इरिट्रिया, सॉरी, इथोपिया नहीं बनाती है, इथोपिया अंदर आ जाती है तो उनका बॉर्डर नहीं बनता। बाकी सोमालिया जो है वो किसके साथ बनाती है? कौन सी गल्फ थी? कैनाल नहीं है वहां पे, गल्फ है, बीच में स्ट्रेट है, कैनाल इज आर्टिफिशियल। स्वेज तो ऊपर है बेटा, वो तो मेडिटेरियन सी के पास है ना, यहाँ पे जाके सोमालिया तो नीचे रह गया। हाँ हाँ, लुटेरे तो हैं, अरे देखो लुटेरे, ठीक बोल रहे हो आप। वैसे ये लुटेरे वाली बात हमने कर ली थी एक दिन, फिर से सुन लो। कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, कौन सी स्ट्रेट थी? बाबल मंदेब। स्ट्रेट होती है जो छोटी सी वाटर बॉडी होती है, बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है, तो यहाँ पे थी बाबल मंदेब। बताओ गल्फ कौन सी थी? ये वाली? नो नो, ऑनलाइन कौन सी गल्फ थी? वेरी गुड, एडन, गल्फ ऑफ एडन। अरेबियन सी से आए थे, इधर इंडिया है ना, अरेबियन सी, फिर इस तरफ को चले, यहां पे आएगी गल्फ ऑफ एडन। और ऊपर क्या है? येमेन। जो लुटेरे आप बोल रहे हो यहीं से आते हैं वो, हाउदी ग्रुप सुना होगा आपने, कैपिटल है येमेन की सना, यहाँ पे बैठे हैं रिबेलियन ग्रुप दैट इज हाउदी, बैक्ड बाय, कौन बैकिंग करता है उनकी? नो, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बैकिंग करता है इनके, पैसे वगैरह यही देते हैं कि तुम लड़ते रहो, हम पैसे देते रहेंगे तुम्हें पीछे से। तो सोमालिया में तो बहुत है, यहाँ पे तो ग्रुप्स ही बहुत हैं, जो सोमालिया वाला रीजन है, यहाँ से भी लुटेरे आते हैं, ऊपर से भी लुटेरे आते हैं, इंडिया बोले हम नीचे से जाया करेंगे, अब इतने लुटेरे आते हैं, लॉस ही बहुत हो जाता है। तो इस पॉइंट पे होती है वो लूटिंग, ठीक है। यहाँ से जो बच के निकल गया, फिर ऊपर आते हो आप, देन फिर सॉरी 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 1 सेकेंड, ये मैप ऐसे आना था। फिर यहाँ पे आप इजिप्ट के पास पहुंचते हो, देन आपकी वो स्वेज कैनाल साइड से निकलती है और आप मेडिटेरियन सी में एंटर इन कर जाते हो। यहाँ पे अलग बैठे हुए हैं लूटने के लिए, तो जो शिप्स बच गई बाय हुक एंड क्रुक वो चलती जाती हैं आगे। यहाँ पे एक्चुअली लुटेरे नहीं बोलेंगे, इजिप्ट के ही बैठे होते हैं कि टैक्स दो हमें, जब तुम्हें यहाँ से निकलना है तो टैक्स दो, ठीक है। तो एक तरह से वो है, पर लुटेरे वाला पॉइंट ये है, जो बाबल मंदेब के आगे आपके यमन के रिबेलियन ग्रुप्स आ जाते हैं, हाउदी वगैरह। तो याद रखिएगा रेड सी आ जाता है ये बीच में। रेड सी के साथ कितनी कंट्रीज थी टोटल? सबसे पहले थी यहाँ पे जिबूती, देन इरिट्रिया थी, फिर सूडान थी, फिर इजिप्ट था,
फिर साइड में सऊदी अरेबिया था, फिर यमन था। तो ये सारी डेजी से याद करने को बोला था, DESSEY, उससे याद रख लेना। तो ये सारे आपके रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज थे, ठीक है। सोमालिया नहीं करता है, वो गल्फ ऑफ एडन के साथ टच करता है। ओके जी, हाँ जी, ऑनलाइन, गुड। तो इसी गल्फ ऑफ गिनिया की बात करी गई है, जो ये अफ्रीकन यूनियन के इस पॉइंट पे आता है। अब यहां से प्राइम मेरिडियन भी आई थी। बताओ फिर कौन कौन सी कंट्री यहां पे कौन सी थी? अल्जीरिया, सबसे बड़ी कंट्री अफ्रीकन यूनियन की। दूसरे नंबर पे कौन सी है? नो, नहीं, नहीं, यहां पे है इतनी बड़ी, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। साइड में एक और कंट्री है छोटी सी, रवांडा। कौन सी लेक थी दोनों के बीच में? किवू। कौन सा ग्रुप था? रिबेलियन ग्रुप, M23। किसकी सिटीज को इन्होंने नेक्स्ट करा है रिसेंटली? DRC या रुवांडा, इतना बता दो पहले तो। DRC, क्या क्या नाम थे सिटीज के? गोमा एंड, गोमा एंड बुकावो, ठीक है। ये दोनों DRC के अंदर है। नए वाले डरेंगे नहीं, थोड़ा सा रिवाइज किया जो पिछले आर्टिकल्स हो गए थे, ठीक है, तो टेंशन ना ले इसकी। और बैकिंग कौन करता है M23 की? रवांडा करता है कि DRC करता है? रवांडा ही करता है, बैकिंग बाय रवांडा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया की भी बात करिए। हाँ बताओ, अब प्राइम मेरिडियन की। अल्जीरिया आ गई, अगली माली, अगली बुर्किना फासो, अगली टोगो, एंड फाइनली घाना, ठीक है जी। तो ये प्राइम मेरिडियन इनसे पास करती है, ठीक है। यस, ऑनलाइन, गुड। रवांडा, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, टोगो, टोगो आकाश, TOGO, ठीक है जी। बाकी सिक्योरिटी के पर्पज से आपने सुन रखा होगा, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो एक दूसरे को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाती है, तो वो अभी भी कोऑपरेशन बनी रहेगी। ये हमने देख लिया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के कोलैबोरेशन से ही हम सक्सेसफुल हुए थे हमारे कुछ बड़े मिशंस को लेके, जैसे चंद्रयान 3 था, आदित्य L1 था, गगनयान मिशन था, तो ये भी सक्सेसफुल हुए। इसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज, तो यूरोपियन यूनियन एक स्कॉलरशिप चलाता है, इरास्मस स्कॉलरशिप। तो अराउंड 6000 इंडियन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी गई है, ताकि अपनी पढ़ाई वगैरह आगे कंडक्ट कर सके। इसके अलावा रिसर्च में भी कोलैबोरेशन है, इंडिया में काफी अच्छा टैलेंट मिल जाता है, फॉरेन कंट्रीज के काफी इज्जत भी करते हैं। और यहाँ पे 2700 प्लस इंडियन रिसर्चर्स को बहुत सारी फंडिंग दी है। वहां पे एक फंड एलोकेट होता है फ्रॉम मैरी स्क्लोडोस्का एंड क्यूरी, वो सुना होगा आपने, क्यूरी एक्सपेरिमेंट। नोबेल प्राइज भी मिला था ईयर 2016, यस, 2016 में मिला था, तो उन्हीं के नाम पे ये फंडिंग शुरू हुई थी। सॉरी, 2014 में होगा शायद, ये ईयर देख लेना एक बार। नोबेल प्राइज का मिला था इनको, तब स्कूलिंग चल रही थी हम सभी की, मैगजीन के ऊपर बड़ा बड़ा आया था, तो देख लेना एक बार। पॉजिट्रॉन वगैरह की स्टडी करी थी इन्होंने। तो ये सारे क्या करते हैं, रिसर्चर्स को पैसा एलोकेट करते हैं। इसके अलावा वर्कफोर्स मोबिलिटी अगर देखोगे तो 20% यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड्स दिए गए हैं 2023 से 24 तक, जो स्किल्ड माइग्रेशन होती है, जिनके पास कोई स्किल है और यूरोपियन यूनियन को वो चाहिए, तो आज आपको ब्लू कार्ड यहाँ पे दे दिया जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल है उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड एवलांचे, तो एवलांचे वर्ड आपने काफी सुना होगा, मिलिट्री के केस में ज्यादा आप सुनते होंगे। तो यहाँ पे एक काम चल रहा था उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चमोली के अंदर, और विलेज है माना विलेज। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे वर्क चल रखा था, तो उसके अंडर बहुत सारे और भी लोग काम कर रहे थे। सडनली अवालांचे होता है और उससे बहुत सारे लोग दब जाते हैं। आज अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो 4 और बॉडीज को निकाला गया है वहां से। तो ऑपरेशन जो है इंडियन आर्मी और ITBP ने कंडक्ट करा है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एवलांचेस के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। तो एवलांचे क्या होता है, एकदम से बहुत सारी बर्फ नीचे आ जाती है। पर ज्योग्राफी के अंदर टाइप्स ऑफ एवलांचे भी हैं, वही आपसे पूछे भी जाते हैं। तो सडन और रैपिड डिसेंट, मतलब नीचे की डायरेक्शन को स्नो आएगी, आइस हो सकती है और डैब्रीज भी हो सकती है उसके साथ में। माउंटेन के स्लोप से आएगी। कैसे ट्रिगर होता है, तो नेचुरल या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है। नेचुरल कैसे, अर्थक्वेक आ गया, कंसीडर एन एग्जांपल, सारी की सारी बर्फ आ गई, क्योंकि बर्फ थोड़ी बराबर पड़ती है सब जगह पे, जहां पे स्टीप वैली बन गई ज्यादा बर्फ डिपॉजिट हो जाएगी। ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है, आप बॉम्बार्डमेंट्स कर रहे हो टनल बनाने के लिए, उत्तराखंड का इशू हमने पढ़ा था एक बार, तो ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है। ह्यूमन बींग्स की वजह से भी एवलांचेस आ सकते हैं। और डिस्ट्रक्शन वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, डिपेंड करेगा किस टाइप का एवलांचे था। जैसे कि नंबर 1, लूज स्नो एवलांचे,
लूज स्नो मतलब स्नो बिल्कुल ऐसे दूर दूर होगी, ऐसे ज्यूम करके इसको चलो, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो स्टीप होगा, एंगल जो बनेगा दैट विल बी लेस देन 40, लेस है या ज्यादा ही है, ग्रेटर है ये, तो जब एंगल बनेगा मोर देन 40 डिग्री तो उस केस में बोलते हैं हम लूज स्नो एवालांचे। तो ये ज्यादातर तब पॉसिबल होता है जब बोला लूज स्नो मतलब ताजी ताजी गिरी हुई जो बर्फ होती है, उस केस में ऐसे एवालांचेस आपको देखने को मिलेंगे। स्लोप याद रखना है यहाँ पे मोर देन 40 डिग्री, ये होती है लूज स्नो। अब दूसरी आती है स्लैब एवालांचे। स्लैब एवालांचे में कोहेसिव लेयर बन गई होगी, यानी कि जो बर्फ है वो एकदम से टाइट बॉन्डिंग्स उसमें बन रखी होंगी। अब जब सोचो टाइटली बॉन्डेड थी, एक जगह से क्रैक पड़ा, बीच से टूट जाएगा, तो उस केस को आप बोलते हो स्लैब। मतलब एक स्लैब क्या होता है, बॉक्स की तरह, तो ऐसे बॉक्सेस के बॉक्सेस आएंगे इस टाइप के अवालांचे के अंदर। तो कोहेसिव लेयर जो होती है स्नो की वो बीच से टूट जाती है और सिंगल स्लैब में कन्वर्ट होके स्लोप से नीचे की तरफ आ जाती है। सबसे ज्यादा फेटेलिटीज आपको इस केस में देखने को मिल सकती हैं। और जो स्पीड होती है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप 100 किलोमीटर पर आवर तक की देखने को मिल सकती है। तो ये था आपका स्लैब अवालांचे, मतलब जो अवालांचे आया स्लैब फॉर्म में था इसलिए नाम रख दिया स्लैब अवालांचे। इसके अलावा एक और टाइप होती है दैट इज ग्लाइडिंग एवालांचे। ग्लाइडिंग एवालांचे में क्या होता है, पूरा का पूरा स्नो पैक जो होता है वो स्लाइड कर जाता है ओवर अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस यहाँ पे ग्रास हो सकता है, रॉक हो सकती है, बिल्कुल प्लेन था, बर्फ पड़ रखी थी, ऊपर से सारा स्नो नीचे की तरफ को आ गया। और स्लोप कितना होना चाहिए, मोर देन 15 डिग्री। जो लूज वाला था मोर देन 40 डिग्री बोला था, यहाँ पे मोर देन 15 डिग्री, मतलब बीच की रेंज होनी है कहीं ना कहीं 15 टू 40 डिग्री की। अब इससे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पाउडर एवालांचे भी होता है। यहाँ पे जो एवालांचे होगा यहाँ पे स्नो पार्टिकल्स की फॉर्म में आएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स, हवा वगैरह लगेगी आपको ऐसे स्नो से रिलेटेड, और जो स्पीड होती है इसकी वो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। और इससे इवन शॉक वेव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, काफी जोर से आवाजें आएंगी, डिस्ट्रक्शन भी काफी देखने को मिल सकती है। तो दैट इज योर पाउडर एवालांचे। एक है वेट स्नो एवालांचे, ये मेल्टिंग स्नो के टाइम पे होती है। रीजन क्या होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, तो उस केस में जो देखने को मिलती है दैट इज वेट स्नो एवालांचे। और स्लो होती है, बेशक स्लो चलती है पर डिस्ट्रक्टिव भी होती है, जितनी स्लो है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव भी है, हाई डेंसिटी और फोर्स की वजह से। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो नेचुरल मैंने आपको बता दिए, अर्थक्वेक हो सकता है वन ऑफ द मेन रीजन, हैवी स्नोफॉल हो गया, और विंड की डायरेक्शन भी कई बार डिसाइड करेगी अवालांचे को। स्टीप स्लोप 30 टू 45 डिग्री का इंक्लिनेशन जहां पे भी मिलेगा डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो वो सारा चीज इंस्टेबिलिटी कॉज करेगा। बाकी अर्थक्वेक एंड वाइब्रेशन हमने देखा। ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हो सकते हैं। नंबर 1 विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म, टूरिज्म के पर्पज से भी क्लाइमेट कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा लेक्स के ऊपर पूरी ऐसे बर्फ की लेयर बन जाती है, पर आजकल स्पोर्ट्स का भी थोड़ा ट्रेंड चल रखा है। फिर आपने सुना होगा कि ऐसे क्रैक पड़ा बीच में और कुछ लोग धंस के थे उसके अंदर, तो दैट इज अगेन अ ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉज। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन एक इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ कटाई कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, अल्टीमेटली इंपैक्ट कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन, कई बार हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, अभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करी, तो हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर जब प्रैक्टिस करते हैं, ये हमने लेसन लिया था जब पाकिस्तानी ऊपर आगे थे काफी ऑल्टीट्यूड के ऊपर, तो वहीं से हमने ये लेसन लिया था। पर वहां पे फिर डेटोनेशन करनी पड़ती है। डेटोनेशन मतलब ब्लास्टिंग करनी पड़ रही है, एमिनेशन का यूज करना पड़ रहा है, तो उससे भी अगेन स्लाइड्स वगैरह ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि जब साउंड निकलती है तो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होगी तो एवालांचेस वहां पे हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पीकेके, तो कुर्दिश आर्म ग्रुप्स हैं ये, और तुर्की से अब लड़ाई कर रहे हैं। एक एक इशू याद, कौन से वाला, हाँ जी हाँ जी, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है। वहां पे प्रोजेक्ट चल रहे थे, यही ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट करे जा रहे थे, क्योंकि अगर लोकेशन देखोगे ध्यान से तो ऊपर आपको पता है चाइना वाला रीजन आ गया, मानसरोवर वाला एरिया भी है, तो डेवलपमेंट के पर्पज से ही चला था, तो ये ह्यूमन इंड्यूस था। ये जो बाकी टाइप्स पड़ी है नेचुरल वाली थी, ह्यूमन इंड्यूस में तो आपको पता चल गया अब क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो लास्ट वाला जो रीजन पड़ा मिलिट्री ऑपरेशंस, वैसे हमारे लिए ही कर रहे थे डेवलपमेंट पर्पज से, बट स्टिल आर्टिफिशियल आ गया। ओके जी, नाउ पीकेके के बारे में पढ़ते हैं। पहले बताओ सीरिया वाली क्लास किसने लगाई थी, अबसाद वाला जो इश्यू पड़ा था, याद है थोड़ा थोड़ा, रशिया में जाके असाइलम लिया था।
साइड अलीपुर सिटी भी उस दिन हमने पढ़ी थी, होम, हमा, याद है सिटीज थोड़ी थोड़ी। बाकी जिन्होंने नहीं किया था, रिवीजन वाली क्लासेस जरूर से लगानी है, उसमें हम ये दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले तो इंडिया से आओ आप बिल्कुल मिडल ईस्ट वाले एरिया में, फिर ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो कुछ कंट्रीज आपको दिखेंगी, जैसे कि एक तो ये वॉर प्रोन वाली आ गई, खैर अब सीज फायर भी चल रहा है, इजराइल आ गया। देन यहाँ पे साइड में आपको सीरिया दिख जाएगा, इराक आ जाएगा, ईरान आ गया, और इधर तुर्की आ गया। अब ये जो कुर्दिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे पिंक कलर में, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डिमांड है कि हम कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। नाम से पता लग रहा है कुर्दिश एक एथनिक ग्रुप होगा, उनका कल्चर डिफरेंट होगा, और ज्यादा इज्जत नहीं मिलती है जब, तो वो फिर मिलिटेंट ग्रुप में बन जाते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। तो कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो याद रखना है। सबसे पहले तो साइड में तुर्की है, जिनके साथ अभी ये लड़ रहे हैं। जब असाद वाला इशू हुआ था उस टाइम पे तुर्की इनको सपोर्ट कर रहा था, अब ये उनके ही अगेंस्ट हो रखे हैं। तो एक तो तुर्की है, दूसरी कंट्री ईरान याद रखनी है, तीसरी इराक, चौथी सीरिया, बस 4 ही है, ठीक है। इजराइल जस्ट बताया मैंने आपको कि वॉर प्रॉन एरिया है यहाँ पे। तो इन इन कंट्री से कुछ कुछ एरिया निकाल के ये बोलते हैं कि हमें क्या बनाना है, कुर्दिस्तान बनाना है। इतना डन, एरियाज का पता लग गया, कौन कौन से एरियाज में बोल रहे हैं ये कुर्दिस्तान बनाने को। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता ये कुर्दिस्तान, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन करी हुई है कि इन कंट्री से डिमांड कर रहा है कि हमारा अलग से कुर्दिस्तान बना दो यहाँ पे। तो अब फाउंडेशन किसने करी थी, तो अब्दुल्ला ओकालन, जो स्टार्टिंग में मैंने फ्लैग के ऊपर आपको फोटोग्राफ दिखाई थी, तो उन्होंने ये फाउंडेशन करी थी पीके के ग्रुप की, जो कुर्दिस्तान की डिमांड करता है। अब रीजंस क्या हो सकते हैं, हर एक मिलिटेंट ग्रुप जब बनता है तो क्या रीजंस रहते हैं बेसिक से, क्यों बनता है कोई टेररिस्ट, क्यों बनता है कोई मिलिटेंट, क्या रीजंस रहते हैं। मांगे पूरी नहीं कर रही होती जब सरकार, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी होते हैं, यस, और यस, कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलते हैं कि एक आपका रिलीजन होता है, दूसरा प्यार होता है, इनके साथ कभी खेलना नहीं चाहिए, पागल हो जाता है सामने वाला। तो सेम हैपन इन द जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे ज्यादातर ये कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इनका जो मेन रीजन था बिहाइंड दैट वाज कल्चर, ठीक है, इनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। और बहुत टाइम से, सिंस वर्ल्ड वॉर 1 से ये बोल रहे थे कि हमें कुर्दिस्तान दे दो, तुर्की, सीरिया, ये सारे बोलते थे दे देंगे दे देंगे, पर आज तक 2025 आ गया है, इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। इसी वजह से इन्होंने और ज्यादा एजिटेशन तुर्की के साथ अब शो कर दी हुई है। ओके जी, उसके बाद पीकेके, अब यहाँ पे है कौन, कुर्द्स। तो तुर्की के अंदर अगर आप देखोगे तो 15% जो पॉपुलेशन है वो कुर्दिशी है। जब सीरिया वाला आप इशू पढ़े थे, यहाँ पे ना मैंने एक और मैप लगाया था, मैम दूसरी पीपीटी लगा के मैंने दोबारा भेजी थी, चलो कोई बात नहीं। सीरिया के अगर आप लोकेशन को देखोगे ना ध्यान से, यहाँ पे बड़े सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ऊपर की तरफ तुर्की कंट्रोल कर रहा होता है इनको। इतना एरिया जो ये लाइन दिख रही होगी आपको, इतने में कुर्दिश रहते हैं। अगर ऊपर की तरफ तुर्की वाला रीजन देखोगे, ये वाला सारा, तो इसमें इतने एरिया में 15% एरिया में जो पॉपुलेशन मिलेगी आपको, वो कुर्द पॉपुलेशन ही मिलेगी। अब दिक्कत तुर्की के साथ नहीं है, इनको सभी से ही है, सीरिया, इराक, ईरान, ये सभी को ही बोल रहे हैं कि हमारे वाला एरिया दे दो, उसमें हम कुर्दिस्तान एस्टेब्लिश कर लेंगे। हाँ, यस, एथनिसिटी, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजन, ठीक है, नेग्लेक्टेड, वेरी गुड। तो ये सारे रीजंस थे। अब इसके बारे में बेसिक सा देख लो कि किस लिए लड़ रहे हैं। रीजन आई थिंक क्लियर है, सिविलियन रीजंस हैं, कल्चर से रिलेटेड रीजंस हैं, और जितनी भी टर्किश मिलिट्री बेसिस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, उनके ऊपर इन्होंने इस बार अटैक कर दिया है। 1999 में तुर्की ने कैप्चर कर लिया था ओकालन को, और इनको कन्विक्ट कर दिया था, डिक्लेयर कि ये टेररिस्ट है, मतलब प्रूवन टेररिस्ट इनको बोल दिया, और बाद में इनको लाइफ सेंटेंस होती है वो दे दी थी, अभी डेथ हो चुकी है इनकी। उसके अलावा ये जो आइडियोलॉजी है कुर्दिश राइट्स को लेके, ये बहुत टाइम से स्प्रेड कर रही है सिंस वर्ल्ड वॉर 1, जैसे मैंने आपको बता दिया, पर कभी ग्रांट नहीं किया गया इनको कुर्दिस्तान वाला रीजन। तो याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्री है, ईरान, इराक एंड सीरिया एंड तुर्की। जैसे ऐसे क्यूबो पढ़ा था आपने, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थी उसमें, कौन कौन, ऐसे क्यूबो कॉन्फ्लिक्ट, साउथ अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट था, हाँ, वेनेजुएला, और ऑनलाइन कौन सी थी, और नहीं वो तो ऊपर आ गया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, गुआना, गुआना, ठीक है, गिनिया तो अफ्रीका में आ गए आप सारे, गुआना, तो गुआना और उसके बीच में था कॉन्फ्लिक्टेड जोन। M23 किस किस के बीच में है, डीआरसी और रवांडा,
सेम इसका भी यही याद रखना है कि 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिनके साथ कुर्दिश पीपल का कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान, इराक, सीरिया एंड तुर्की। याद रखना पड़ेगा ये। और जैसे नगोर्नो काराबाख है, किस किस के बीच में था? आर्मेनिया, अजरबैजान, नगोर्नो काराबाख वाला रीजन। वैसे ही ये कुर्दिस्तान वाला रीजन जो है वो 4 कंट्रीज के साथ है, दैट इज ईरान, इराक, सीरिया एंड तुर्की। क्वेश्चन बनेगा तो कंट्रीज वाला ही बनेगा। यही तो दिक्कत है। फंडिंग देखो, जब सीरिया प्रॉब्लम में था तो तुर्की इनकी फंडिंग कर रहे थे। जब असाद वाला इशू हुआ था, लगाई थी वो क्लास? नहीं लगाई थी तो कोई नहीं, रिवीजन के आपने नहीं लगाई होगी मान्या, टेंशन मत लो। रिवीजन के टाइम पे करवाना है मैंने दोबारा से वो, क्योंकि लंबा चौड़ा इशू है। अभी करेंगे तो एक ही आर्टिकल कंप्लीट होगा। ये एथनिक ग्रुप है, कल्चर डिफरेंट है इनका, कल्चर डिफरेंट है। अब जब सीरिया पे प्रॉब्लम आई थी तो तुर्की ने कुर्दिश को वहां पे सपोर्ट कर दिया था कि जाओ तुम भी अटैक कर लो, मौका मिला हुआ है। तो फंडिंग डिफरेंट है, चारों कंट्री से ये फंडिंग लेते हैं, डिपेंड किस तरफ हवा चली है, ठीक है। तो फंडिंग सभी से आती है, ईरान, इराक, सीरिया एंड तुर्की, चारों का ही एरिया इनको चाहिए। कुछ कुछ एरिया देखा ना, चारों कंट्रीज का ही था। तो डिपेंड किस तरफ को हवा चली है, वहां से इनकी फंडिंग आ जाती है, ठीक है। तो फंडिंग एक स्पेसिफिक कंट्री की नहीं है। ओके जी, वो देखो ये सीरिया का दिखा रखा है, ये इतना एरिया तो कुर्द्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब असाद वाला इशू, ये देखो असाद गवर्नमेंट, अब हैं ये सारे कुर्दिश सुन्नी है, शिया और सुन्नी सुनते हो आप, ये सुन्नी मुस्लिम्स है। और सेम हमने सीरिया में भी पढ़ा था, शिया वर्सेस सुन्नी। यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी और पॉपुलेशन कौन सी थी? सुन्नी थी। और इन्होंने जो असाइलम लिया था असाद गवर्नमेंट ने, वो लिया था जाके रशिया में। तो वो पूरा एडिटोरियल आ रखा था एक, दोबारा से कर लेंगे उसको रिवाइज। अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया कौन कौन सी कंट्री से डिमांड है? उधर कौन कौन सी कंट्री से डिमांड है कुर्दिस्तान की? वेरी गुड, ठीक है। 4 कंट्रीज है, नाम याद रखना। 1991 जब गल्फ वॉर चल रहे थे तो कुर्दिश जो थे ये आपको इराक के नॉर्थ वाले पोर्शन में भी देखने को मिलेंगे। देख लिया आपने सारा मैपिंग के ऊपर, वही है। तो वायलेंस जो है फ्लेयर हुई थी एक बार 2011 में भी, उसके बाद इनको बोला कि कर देंगे आपको ग्रांट। 2015 में कुछ नहीं मिला, सब कुछ कोलैप्स कर गया। अब 2025 में दोबारा से इन्होंने डिमांड रेज कर दी है बाय अटैकिंग ऑन तुर्की। सिर्फ कंट्रीज ही पूछेंगे यहाँ पे, कुर्दिस्तान रीजन क्या है। बाकी आपको मैंने बता दिया एथनिक ग्रुप है, वो आपको पता है। फंडिंग डिफरेंट सोर्सेज से आती है तो एक जगह नहीं है। बाकी मुस्लिम कौन से हैं? तो ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं। अभी तुर्की पे अटैक कर दिया है, जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, सबके ऊपर अटैक करा है कि हमारे वाला एरिया हमें असाइन करो। मैप पे आ जाओ दोबारा से, सुन लो सुन लो सुन लो। ये जो कुर्दिस्तान है ये आपको पता है एग्जिस्ट तो नहीं करता। ये तो डिमांड है इनकी कि हमें ये वाले एरियाज चाहिए। जैसे कुछ एरिया सीरिया का मांगा है, अभी मैंने मैप पे दिखाया, आधी पॉपुलेशन एक कॉर्नर पे, ये वाले एरिया पे कुर्दी हैं सारे। तो ये चाहते हैं कि हमें दे दे इस एरिया को। सेम डिमांड इनकी तुर्की से है, सेम डिमांड इनकी इराक से है, सेम डिमांड इनकी ईरान से है। आजकल जो चला है, परसों जैसे अटैक करा है इन्होंने, तो ये वाला अटैक जो है ये तुर्की के ऊपर कर रखा है। एथनिक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप की एक खास बात भी होती है, एक दिक्कत वाली बात भी होती है। जैसे इंडिया का पढ़ते हो ना कि डाइवर्सिटी भी है पर यूनिटी भी है, सेम ये जो एथनिक ग्रुप है ये सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं, इन चारों ही कंट्रीज में है। इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि हमें एथनिसिटी के बेसिस पे हमारा एरिया असाइन कर दो, टेरिटोरी हमें दे दो यहाँ पे। तो दैट इज द रीजन। अभी जो रीजन यहाँ पे आप देखोगे वो तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में है। तुर्की के जो मिलिट्री बेसिस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, उन सबके ऊपर इन्होंने अटैक करा है, ठीक है। तो इस बार न्यूज में इस रीजन की वजह से था। जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था वो अक्टूबर मंथ में पढ़ा था, जब सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये न्यूज देखी थी। अब सीरिया के मैप पे हमने देखा कि थोड़े से एरिया में यहाँ पे भी कुर्द की पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ से भी डिमांड है कि इस वाले एरिया को हमें दो, बिकॉज यहाँ पे कुर्दिश लोग रहते हैं। तो इसको हम अपना कुर्दिस्तान जब बनाएंगे तो हम सभी एक ही देश में रहेंगे। तो दैट इज द डिमांड। तो 4 कंट्रीज फॉर नाउ आपने याद रखना है। कुर्दिश लोगों के बारे में बस इतना याद रखना है कि एथनिक ग्रुप है। क्लैशेस किस किस के साथ हैं? तो 4 कंट्रीज के साथ हैं, ईरान, इराक, सीरिया एंड तुर्की है। और उसके अलावा मुस्लिम कौन से हैं यहाँ पे? तो सुन्नी मुस्लिम्स हैं। बाकी ठीक है, लैंग्वेज डायलेक्ट बहुत सारे हैं। जितने भी एथनिक ग्रुप्स होते हैं सेम, जैसे रिश्तेदार भी इनके दूर पे रहते हैं तो डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो डायलेक्ट बहुत सारे हैं, ना तो डायरेक्टली टर्किश है ना तो डायरेक्टली अरेबिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो वो ध्यान में रखोगे। तो बाकी तो इनका इशू ही लिखा हुआ है, सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज कल्चर, यही है। डन, आया थोड़ा थोड़ा समझ में ये अब? बाकी वही लिखा है, वर्ल्ड की पावर, जैसे यूएस ये बोलते थे हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो कुर्दिस्तान, पर कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं, हो चुकी है डेथ अब। लाइफ
अच्छा अच्छा, ठीक है, लाइफ सेंटेंस दिया था, डेथ नहीं दी थी, लाइफ सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सॉरी, फिर मेरे एंड से मिस्टेक रही। लाइफ सेंटेंस दिया है, मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जेल में रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इसरोस आदित्य L1 मिशन अनलॉक सोलर फ्लेयर सीक्रेट्स। अच्छा, सन के कॉन्टेक्स्ट में पहले तो सन की तरफ देखा है कभी? कुछ पार्ट होता है, आप थोड़ी देर आंखें बंद करते हो दिखाई देता है आपको, की है कभी ये चीज? नहीं की है? किसी ने ग्रहण देखा है? मना करते थे वैसे ग्रहण को डायरेक्टली नहीं देखना, पर सभी ने देखा होता है। कुछ डार्क सा रह नहीं जाता था आंखों में, उस पार्ट को बोलते हैं फोटोस्फेयर, ठीक है, फोटोस्फेयर। और बाकी उसका एटमोस्फेयर जो था उसको बोला हमने क्रोमोस्फेयर। और वहां पे ही आप देखते हो सोलर फ्लेयर्स भी निकलती रहती हैं, और वही सोलर फ्लेयर सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोजिव माना जाता है सोलर सिस्टम में, वो होता है आपका सोलर फ्लेयर, सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव। कई बार यही फ्लेयर्स हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, और अगर सूखा फॉरेस्ट कहीं पे दिख गया, गिरी, आग लगी। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोलर फ्लेयर। अभी जो आदित्य L1 का आपने याद रखना है वो है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इन्होंने मतलब ये जो पेलोड भेजा था हमने आदित्य L1 के अंदर, इसने अभी कैप्चर करी है एक इमेज ऑफ कर्नल। कर्नल क्या है? तो सोलर एटमोस्फेयर का जो लोअर वाला पार्ट है, ये पूरा का अगर एटमॉस्फेयर है तो जो लोअर कौन सा होगा? जो अर्थ के नजदीक होगा। तो वहां पे इमेजेस कैप्चर करी हैं, और कैप्चरिंग पार्ट को क्या बोला है? कर्नल, नाम रखा है ये कर्नल। इस पार्ट का हमने इमेज कैप्चर करा, लोअर सोलर एटमॉस्फेयर का ये पार्ट है कर्नल वाला। और बाकी फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर वही चीज लिखी है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं। एक तो पेलोड का नाम याद रखना है, सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। कितनी वेवलेंथ पे किया है? तो नियर अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक की। याद है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? रेडियो वेव पड़ी थी, यहाँ पे बात हो रही है इस वाले पोर्शन की, सॉरी इस वाले पोर्शन की। अल्ट्रावायलेट उल्टी साइड को है ना, वो आदत पड़ी हुई है। ये अल्ट्रावायलेट वाली पोर्शन की। अल्ट्रावायलेट में भी फार पॉइंट होते हैं, नियर पॉइंट होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे नियर वाले पार्ट पे पिक्चर क्लिक करी है। किस चीज की करी है? अगेन कर्नल क्या है? सोलर फ्लेयर है, ठीक है। पेलोड कौन सा है? तो सूट है। और इसके अलावा 2025 में जाके इमेज दी। और एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कब ये मिशन लॉन्च हुआ था, तो September 2 ऑफ 2023। बाकी जनवरी 2024 में ये जो स्पेस क्राफ्ट था ये सक्सेसफुली L1 पॉइंट पे आ गया था। L1 पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ग्रहण से भी इंपैक्ट नहीं होगा, ये मतलब कांस्टेंट हमें 365 के 65 दिन की इमेजेस मिलती रहेंगी। तो इसी वजह से हमने L1 पॉइंट चूज किया था, आदित्य L1 लैंग्वेज 1। डन। तो अभी सूट याद रख लेना। बाकी शॉर्टकट में ना ये इसके सारे पेलोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पापा है, एस्पेक्स है, सूट है, हेलियोज है, VELC है, तो सॉलिक्स है। ये आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछ लिया है, अब खैर अब नहीं आएगा दोबारा से। जब ये लॉन्चिंग हुई थी ना तो उस टाइम पे पूछ लिया था 2024 के पेपर में, अगले साल के। चलो जी, बस इतना ही है। बाकी ये पुरानी सी डिटेलिंग है, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। सोलर फ्लेयर्स कितने टाइम पीरियड में बनती रहती है, तो वो सारा डेटा रिवील करेगा ये। ओके जी, ओसलेट चिप ये अनवील करी अमेजोन ने। बन गया एक मैच द फॉलोइंग, दो आ चुके हैं आपके पास। पेयर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी मजोराना 1, तो वो किसने अनवील की थी? माइक्रोसॉफ्ट ने। मैकेनिज्म सेम है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम टेक? तो क्यूबिट। पर इसके क्यूबिट का नाम रखा हुआ है कैट क्यूबिट। कैट क्यों रखा है? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन सुनी है किसी ने? केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने, बड़ी अजीब सी होती थी, फिजिकल केमिस्ट्री में आती थी। तो रट्टी थी, हमेशा रट के जाती थी क्योंकि सिग्निफिकेंस समझ नहीं आता था। पर क्वांटम टेक में उसका सिग्निफिकेंस है। मतलब इस थ्योरी के हम काफी दूर हैं अभी। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन तो हमें याद नहीं। तो स्क्रॉडिंजर की ही एक कैट हुआ करती थी, उसी के नाम पे रख दिया कैट क्यूबिट। तो दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस क्वांटम चिप जो अभी देखा आपने। बाकी पर्पस सेम है, डाटा रखना है पर एररलेस, एरर कम से कम आए, गलतियां कम से कम हो, सेम पर्पस है। जैसे 0 1 आप बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हो, यहाँ पे 0 भी होगा 1 भी होगा, पर एक ही टाइम पे दोनों भी होंगे, 0 एंड 1 दोनों ऑब्जर्वेबल होंगे। दैट इज द डिफरेंट थिंग अबाउट द क्वांटम टेक। नहीं तो बाइनरी लैंग्वेज क्या डिफरेंस बच गया अगर 0 1 नहीं होता। पर यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन होती है, यानी कि 0 और 1 दोनों आपको एक टाइम पे भी दिखाई देंगे। तो ये क्वांटम टेक की खास बात है। याद रखिएगा अमेजोन का ये प्रोटोटाइप है, मतलब अभी इनिशियल वाला चिप निकाला है, इसका एडवांस वर्जन भी आएगा आगे चल के। और दूसरी जो चीज याद रखनी है आपने, अमेजोन वेब सर्विसेज का है, ये भी हो गया।
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे इसको बनाया। और आर्किटेक्चर किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो एरर करेक्शन, अगर एरर आ भी जाए तो उसकी करेक्शन भी हो जाए साथ के साथ, तो एक चीज इस पे काम किया है। और क्यूबिट को क्या कहते हैं, कैट क्यूबिट कहते हैं। एरर्स को रिड्यूस करेगा और बस दैट्स ऑल। किसने, हार्डवेयर सिस्टम में कंट्रीब्यूशन करेगा। बाहर के जो सिस्टम होते, सॉफ्टवेयर जो अंदर आपने इंस्टॉलेशन करी है सिस्टम के, हार्डवेयर जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, तो हार्डवेयर, तो उसके ऊपर ये फंक्शन करेंगे। अब जो याद रखना है, इसके अंदर 14 कोर कंपोनेंट्स लग रखे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। 14 कोर कंपोनेंट में से 5 तो यहाँ पे डाटा क्यूबिट्स हैं, जिनको कैट क्यूबिट्स भी हम बोल रहे हैं, जो डाटा वगैरह को स्टोर करेंगे, एरर आएगा तो करेक्ट करेंगे। जो बाकी के 5 हैं वो बफर सर्किट हैं। बफर मतलब ट्रांजिशन वाली स्टेज पे, तो ये स्टेबलाइज करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेबलाइजेशन के लिए 5 और बफर सर्किट लग रखे हैं। बाकी 4 एडिशनल क्यूबिट है, अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है किसी भी डाटा क्यूबिट के ऊपर तो उसके ऊपर ये चेक रखेगा। तो 5 यहाँ पे डाटा क्यूबिट्स आ गए, जिनको कैट क्यूबिट्स भी हमने बोला। 5 यहाँ पे बफर क्यूबिट्स आ गए या सर्किट्स आ गए, जो क्या करेगा, अगर कोई एरर आ रहा है उसके ऊपर चेक रखेगा, स्टेबलाइजेशन का मेन काम करेगा। और 4 एडिशनल लगा दिए, मतलब इनकेस इनसे ऊपर डिटेक्ट नहीं हो पाया एरर, तो ये जो 4 हैं बाकी के वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो एरर लेस बनाना है, दैट इज द मेन पर्पस। बाकी टाइम एफिशिएंसी को मेंटेन करना है, वो इसका अगेन एम है। इसके अलावा आपके आते हैं बॉन्ड सेंट्रल, इकोनॉमी के पार्ट से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, यानी कि मेन बॉडी कौन होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब किसको ये काम असाइन करा हुआ है, तो सेबी को कर रखा है। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल है फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। स्टॉक मार्केट सुनी है, सेलिंग परचेजिंग सब चल रखा होता है, पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कई बार कि कौन सा परचेज करना चाहिए, कितना बेनिफिट किससे मिलेगा, तो वो सारा डेटा कहाँ पे मिलेगा अब, बॉन्ड सेंट्रल के अंदर। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस पोर्टल है, पोर्टल यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा। और किसने लॉन्च किया है, तो सेबी ने करा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मेन काम क्या है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाना। यूट्यूब पे अभी मार्केट ओपन नहीं हुई होती, पहले बता देते हैं कि इस बॉन्ड को आज परचेज कर लेना, इसमें बड़ा बेनिफिट होने वाला है। उसको तो पीछे से पैसे मिल गए होते हैं कि बॉन्डिंग, वो वेन लिस्टिंग प्लेटफॉर्म था, वो भी सेबी का ही था लिस्टिंग। उसमें जितनी भी ग्रे मार्केट है आपकी, उसको जिन्होंने आईपीओ तो सबमिट कर दिए थे पर आगे के प्रोसीजर नहीं करे थे। 1 मिनट ऑनलाइन। प्रिया, जब खुद नहीं लड़ना होता ना सामने से, तो दूसरों को फंडिंग कर देते हैं वो। अब जैसे सेम है येमेन का भी, कि फंडिंग सऊदी अरेबिया कर रहा होता है पर लड़ाई येमेन के अंदर चल रही होती है। इंडिया के एग्जाम्पल देख लो, नक्सलवाद सुना है, फंडिंग इंडियंस में भी अंदर से भी दे रहे हो, पर ज्यादा पेमेंट तो चाइना से ही आती है। वहां पे माओ जेडोंग करके नाम सुना होगा आपने, माओइज्म, उसी से आइडियोलॉजी, इंडिया का जो वर्जन है दैट इज नक्सलिज्म। ठीक है, कि सरकार अगर बातें ना माने आपकी तो उठा लो हथियार, तो वही आइडियोलॉजीज है। ठीक है जी, अभी आ जाओ बॉन्ड सेंट्रल के ऊपर। सेबी ने तो लॉन्च करा, डेवलप किस किसने किया है, तो ओबीपीपी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एसोसिएशन। किसके साथ कोलैबोरेट किया है, MIIS, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। फुल फॉर्म ना भी याद रहे तो एटलीस्ट आइडिया सा लगा लेना कि ओबीपी एंड MII, इन दोनों ने बनाया है इसको मिलके। लॉन्चिंग सेबी ने कर रखी है। और क्या प्रोवाइड करेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन देंगे जिसको भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स परचेज करने हो, मतलब ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, ताकि किसी के साथ ऐसे जो यूट्यूब पे आते हैं ना, उनको पीछे से फंडिंग आ चुकी होती है। जैसे निफ्टी का एक टाइम का केस सुनो, निफ्टी जब डूबने ही वाला था ऑलमोस्ट, पीछे से फंडिंग आ रही थी निफ्टी की तरफ से, एक बोल रहा है कि नहीं बस उठने वाली है, कैंडल्स उठने वाली हैं, लोगों ने परचेजिंग कर ली, पैसा तो चला गया उस तरफ को, तो उनका तो लॉस हुआ इनडायरेक्टली, पर निफ्टी फायदे में चला गया। तो वो सारी चीजें ना हो, तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये बॉन्ड सेंट्रल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये बस एनहांस ट्रांसपेरेंसी। नंबर 1, लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब जो भी यहाँ पे एक्सचेंज करेगा, इशू करेगा, उन सभी के नाम यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। तो पहला तो लिस्टिंग का काम रहेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी एंश्योर रहे। साथ में आएगा प्राइस कंपैरिजन। प्राइस कंपैरिजन किस किस का, एक तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसको बेचना या खरीदना है, और दूसरा गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, तो इनको कंपेयर करके बेटर जो ऑप्शन है वो यूजर को मिल जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग में ये
एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर सेंट्रिक इंफॉर्मेशन है, पैसा ज्यादा से ज्यादा एलोकेट हो तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा प्रोवाइड करी जाएगी। बाकी ये दिस इज अ कॉमन पॉइंट। तो बॉन्ड सेंट्रल, जो प्रीलिम से क्वेश्चन आएगा वो तो यही रहेगा, किसने बनाया किसने लॉन्च किया, वही बॉडीज। ओके जी, ऑरोविले। ऑरोविले ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु के एरिया में। मैप पे आ जाओ, ये है आपकी स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे है पौंडीचेरी। तो तमिलनाडु के एरिया से कुछ दूरी तय करते हुए पौंडीचेरी तक ये एरिया जाता है। तो मतलब तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी दोनों ही एरियाज यहाँ पे कनेक्टेड आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बॉनफायर, बॉनफायर तो आपको पता है ना, आग वगैरह जलाई, यहाँ पे मेडिटेशन करा। अभी ऑरोविले बनाया क्यों गया था, इसकी 57th अभी एनिवर्सरी थी, वैसे वो भी याद रखना, बर्थ एनिवर्सरी। अब इस सेंटर को बनाया क्यों गया था, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाया था। एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु और पांडिचेरी के आसपास ही आपको मिलेगा। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं, ये जो दिख रहा है आपको साइड में बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर, ये है रॉजर एंगर। और किसने फाउंडेशन करी थी, तो मीरा अल्फासा ने करी थी। अल्फासा जी को मदर भी बोलते थे, स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर भी थी ये श्री औरोबिंदो घोष जी के साथ, और नाम पड़ा था इस जगह का ऑरोविले। तो ये तो फाउंडेशन की बात हुई, 28 ऑफ फेब 1968 को इसको फाउंडेशन इसकी कर दी गई थी। मेन पर्पस क्या है, तो मेडिटेशन बोला तो बहुत सारे लोगों को जोड़ना बाय स्पिरिचुअलिटी। यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था ये, जिससे बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा सके। इंटरनेशनल कल्चरल टाउनशिप प्रोग्राम था। 60 कंट्री से लगभग लोग आए थे यहाँ पे स्पेशली मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको 57 ईयर्स हो चुके थे पूरे, इसकी फाउंडेशन को 57 ईयर्स हो चुके थे। लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटरनेशनल इंटेंशनल कम्युनिटी, इंटेंशन मतलब कल्चर को जोड़ना है, ये इंटेंशन रखे थे, इस वजह से इंटेंशनल कम्युनिटी है। कितना एरिया कवर्ड है, तो लगभग 3000 एकड़ एरिया यहाँ पे कवर किया गया है। पहले ये रेगिस्तान हुआ करता था, खाली बिल्कुल। यहाँ पे पेड़ लगाए लगभग 3 मिलियन ट्रीज, और अब एरिया जो है वो फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना प्लांट एनिमल सब मिलेंगे आपको यहाँ पे। अब 9 स्कूल भी है यहाँ पे, और सोशल एंटरप्राइजेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो मतलब एरिया कन्वर्ट हो चुका है अब डेजर्ट से काफी यूजफुल चीजों में। इसके अलावा 2700 पीपल फ्रॉम डिफरेंट 50 नेशंस, इनका विजन एक ही है कि नो बडी इन पर्टिकुलर बट ह्यूमैनिटी एज अ होल। मतलब ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। तो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस ऑरोविले, जो कम्युनिटी है यहाँ पे, टाउनशिप है 3000 एकर्स का। ओके जी, बाकी यूनेस्को ने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाए थे 4 डिफरेंट रेजोल्यूशंस के अंडर। 1966, फिर 2 साल के बाद 1968, 2 साल के बाद 1970, फिर 13 साल के बाद 1983। पहले 2-2 साल का गैप, फिर डायरेक्टली 13 ईयर्स का गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट रेजोल्यूशन के तहत डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाए थे यूनेस्को ने, ऑरोविलो। बाकी आपको पता लग गया, डिवाइन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे करी जाती हैं, और ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाता है। किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर था ये सिंस 1980। और वैसे एक फाउंडेशन भी है वहां पे, ऑरोविले फाउंडेशन, एक्ट ऑफ 1988 के तहत, जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ही पास करा था। एक्ट लग गया ना, तो पास हुआ होगा कोई ना कोई लॉ, तो वही इसको चेक करते हैं। बस ये वही है, सेम पार्शियल फंडिंग एंड ऑल। अच्छा, गिलोय के बारे में आपने सुना होगा, इम्यूनिटी बूस्टर है, कैंसर से रिलेटेड आपको बचाती है। तो अभी ग्लोबल लेवल पे ये जा चुका है। इसका साइंटिफिक नेम याद रख लेना, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो पास्ट डिकेड से जो नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन है वो भी 376.5% इंक्रीज हुई है। इम्यूनिटी भी इससे 300% इंक्रीज कर सकती है। तो दोनों चीजें अप्रूव हो चुकी हैं। तो पबमेड करके किसी का पेपर अगर रिसर्च हुआ हो मेडिकल से रिलेटेड, किस पे करवाया था, हुआ हो अगर किसी का, नहीं, तो पबमेड पे भी करवाते हैं, जो स्पेसिफिक इन्हीं चीजों का रिसर्च करते हैं। जैसे मेडिसिन हो गया, कोई थेरेपी आप स्टडी कर रहे हो, उससे रिलेटेड पेपर पब्लिश करवाना है, तो पबमेड के पास करवा देते हैं। पब्लिशर है पबमेड, इनडायरेक्टली बहुत रिनाउंड है साइंस की फील्ड में। तो उसमें आपको 376.5% इंक्रीज रेट मिलेगा, जिन सब ने स्टडी करा है इस गिलोय के बारे में। गिलोय की अगर अपीयरेंस देखोगे तो आपको थोड़ी सी दानेदार दिखेगी, अगर अपीयरेंस की बात करें। साथ में ये सक्यूलेंट है। सक्यूलेंट का मतलब वाटर होगा इसके अंदर, जूसी सा होगा ये। चाय वगैरह में भी डालते हैं, गांव वगैरह साइड देखा है कभी किसी ने, डालते हैं। हाँ चाय, हाँ काढ़ा चाय में भी डलता है ये, जब बेकरी में भी यूज होता है, चाय में भी डलता है, हमारी साइड डालते हैं।
होता पता है क्या है, कम्युनिटी कम्युनिटी वेरी करेगा। जहां पे चाय सबसे ज्यादा पीते हैं वो सोचते हैं काढ़ा कौन बनाए, चाय में डाल दो, इम्पैक्ट तो सेम ही रहेगा, तो डालते हैं, चाय में भी डलता है ये। हाँ, सब्जी भी बनती है इवन, यस। तो वैरायटी ऑफ यूजेस है, काढ़ा तो बनता ही है। क्या करते हैं? अच्छा, वो तो देते ही है, वो तो देते ही है, बट इट इज, हाँ ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, तो उनको तो देते ही है। बाकी ह्यूमन बींग्स भी इसका यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके नाम देख लो बाकी, जैसे क्या है ये फर्स्ट नेम, किसी का लोकल नेम हो, वह गुडूची है। बाकी अमृता भी बोलते हैं संस्कृत लैंग्वेज में, और इसका मतलब होता है हर्ब ऑफ इमॉर्टेलिटी। देखो, इमॉर्टेलिटी से जोड़ दिया है, तो हर टाइप का ऑर्गेनिज्म इसको यूज करता है। एक्सेसिव ह्यूमन बींग्स के केस में पॉइजनस हो सकती है, तभी तो थोड़ी सी क्वांटिटी में डलता है, जब काढ़े वगैरह में भी डलता है। ऐसे छोटी सी स्टिक वगैरह लेके आते हो आप, लगी होती है ना, छोटी छोटी तोड़ के लेके आते हो। किसमें? मुझे तिरमिरा मैंने पहली बार सुना, सॉरी। ये तो स्टेम ही है, ये तो स्टेम है। तिरमिरा देख लो एक बार, फिर मतलब क्लास के बाद कर लेंगे उसको डिस्कस, क्योंकि ये गिलोय से रिलेटेड नहीं है फॉर नाउ। ओके जी। बाकी इसकी बहुत सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज हैं। आयुष सिस्टम, यूनानी आप पढ़ते हो, तो उसमें एक आयुष सिस्टम भी आता है, उसमें बहुत टाइम से इसको यूज किया जा रहा है दवाइयां वगैरह बनाने में। और डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लाइंबर है। क्लाइंबर मतलब एक और पेड़ होगा साइड में, उसके ऊपर चढ़ते रहते हैं, सपोर्ट लेते रहते हैं, दैट इज क्लाइंबर। और सक्यूलेंट है, जूसी होते हैं काफी। कॉर्की है, ये देखो बाहर से थोड़े सख्त से आपको लगेंगे, और ग्रूव्ड है, ऐसे ग्रेनी सी अपीयरेंस है इसकी काफी ज्यादा। थ्रू आउट इंडिया आपको ये मिल जाते हैं विद डिफरेंट यूजेस। हर टाइप की सॉइल में ये ग्रो कर जाता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करते रहे, डजेंट मैटर। थ्रू आउट इंडिया तो बहुत सारे टाइप के क्लाइमेट्स आ जाते हैं, तो सब जगह पे ये ग्रो कर जाता है। और ये जो प्लांट है, इट इज कल्टिवेटेड बाय स्टेम कटिंग, ठीक है, तो स्टेम ही होती है ये। और मंथ ऑफ मई और जून अगर ग्रो करना हो स्पेसिफिकली। इसके अलावा यूजेस क्या क्या है, तो फीवर को मैनेज करने के लिए एंटीपायरेटिक की तरह ये एक्ट करता है। एंटीपायरेटिक आपके स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, हरियाणा में पूछा था ये, कि एंटीपायरेटिक्स कब यूज करते हैं, तो जब फीवर आता है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो किस चीज को रिड्यूस करता है? फीवर वगैरह को। उसके अलावा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर गाउटी अर्थराइटिस, गठिया जिसको आप बोलते हो, क्या हो जाता है, जोड़ों के ऊपर यूरिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। हमारे गांव वगैरह की साइड में अगर आप देखोगे, तो जितने भी एल्डर पीपल हैं, वो इन चीजों को काफी कंज्यूम करते हैं, इनको ये गठिया वाली प्रॉब्लम बहुत कम है। मतलब लास्ट स्टेजेस में जाके उनको जरूरत पड़ती है सपोर्ट वगैरह की, बाकी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि काढ़े वगैरह पे ज्यादा डिपेंडेबल है, बिकॉज सर्दियों का मौसम था तो काढ़ा इजीली पच जाता है, गर्मियों में उतना नहीं होता। तो गाउटी अर्थराइटिस ये भी याद रखोगे। बाकी कैंसर थेरेपीज में इसको यूज किया जा रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज से फाइट करता है, अगेन इंपॉर्टेंट। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, जहां पे इरिटेशन है, रैशेज आ रहे हैं, तो उस केस में भी यूज हो जाता है, तो मल्टीपल यूजेस है। ओके जी, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। तो इसके लिए स्टडी करी गई, मैपल सिरप यूरिन डिजीज होता क्या है इसमें। अब अमीनो एसिड सुन रखे हैं, प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। जब हम कोई प्रोटीन का इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब टूटते हैं तो क्या बनते हैं जाके? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का टूटना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उसके लिए चाहिए होते हैं एंजाइम्स। बस एक तो आपने इसमें एंजाइम याद रखना है, कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है, कम पड़ जाता है, एक तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और कौन से 3 अमीनो एसिड हैं जिनमें वो टूटना चाहिए था, वो 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। तो एक तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ऑटोसोमल है। हाँ जी, ऑटोसोमल का क्या मतलब होता है? ऑटोसोमल, ठीक है। और आकांक्षा? हम्म, ठीक है। 2 तरह के सेल्स आप सुनते हो, गोनेड्स होते हैं, यानी कि सेक्स सेल्स, स्पर्म और ओवम की बात जहां पे होती है। बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स या सोमैटिक सेल। सिर्फ 2 सेल्स को साइड कर दो, मेल्स के अंदर स्पर्म्स एंड फीमेल के अंदर ओवम, तो सिर्फ उनको बोलते हैं गोनेड्स या फिर सेक्स सेल्स। बाकी के जितने भी सेल है आपके आंख के, कान के, नाक के, जिस मर्जी ऑर्गन के देख लो, वो सारे क्या हैं? ऑटोसोम। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जो कहां से ट्रांसफर होती है?
स्पर्म और ओवम की वजह से नहीं होती, ये जो बाकी के बॉडी सेल्स हैं इनसे होती है। तो दोनों पेरेंट्स के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तभी बच्चे में जाएगा, तभी इसको आप कॉमनली इतना नहीं सुनते। दोनों में होना चाहिए, पेरेंट्स में, मेल भी और फीमेल में, दोनों में जब एब्सेंट होएगा तब प्रेजेंट होगा तब जाके बच्चे में वो पास करेगा, और वो एंजाइम जो डिफेक्टेड जीन था वो एब्सेंट रहेगा। अब मैंने वर्ड यूज किया डिफेक्टेड जीन, तो पहले तो जीन थेरेपी का एक छोटा सा मैकेनिज्म देख लो। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है ए, अब आप हमेशा से सुनते आए हो एक जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, डीएनए। डीएनए के ऊपर होते हैं ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। साइंस से हो? कौन सा बैकग्राउंड है? आर्ट्स। आर्ट्स, पता चल रहा है ये? डीएनए तक तो पता चल गया ना, डीएनए तक पता है। अब डीएनए में भी कोड्स बने होते हैं। जैसे आपका नाम क्या था? हर्ष। जैसे हर्ष की बात कर लेते हैं, एक हर्ष है, आपका क्या नाम था? इशिता। एक इशिता की बात कर लेते हैं। आपका जो डीएनए होगा वो सेपरेट होगा, इनका डीएनए सेपरेट होगा। क्यों सेपरेट होगा? बिकॉज ये सीक्वेंस सेपरेट होंगे। जैसे कंसीडर हर्ष का है ATGCTA, रैंडम कोई भी नंबर। वैसे इशिता का एग्जाम्पल ले लो, TGCAT, दोनों का डिफरेंट है। पर कई बार क्या होता है, एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। अब एबनॉर्मेलिटीज के लिए मैं आपका नाम नहीं यूज करूंगी, क्योंकि एबनॉर्मेलिटी तो किसी में भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई पर्सन ए ले लेंगे, जो हेल्थी वाला सीक्वेंस था वो था ATCG। गलती से क्या हुआ, इसके टी की जगह पे आ गया जी, गड़बड़ करगी, और ये बॉडी कैसी होगी? अनहेल्दी। अब डॉक्टर क्या करेंगे, इससे सैंपल लेंगे, ब्लड का ले सकते हैं, प्लाज्मा का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन करनी है। ATCG को दोबारा से वापस लेके आना है, क्योंकि इसका क्या बन चुका है? AGCG, और था क्या? ATCG। ये हेल्दी वाला है। समझने के लिए ये कोड जस्ट रैंडम ऐसे सोच लो अभी के लिए। अब डॉक्टर्स ने सैंपल निकाला, ब्लड का सैंपल निकाल लिया लेट से। अब इन्होंने यहां से ये जीन निकाला बाहर, जिसमें था AGCG। अब यहाँ पे जी को कट करेंगे, इसमें डालेंगे टी, और जब ये करेक्ट हो जाएगा फिर इसी की बॉडी में डाल दिया जाएगा। दैट प्रोसीजर इज जीन थेरेपी, यानी कि जीन की थेरेपी कर दी। यहाँ पे बाहर से आपने मेडिकेशन नहीं दी, उसी से सैंपल लिया, उसी पे करेक्शन करिए, और वही अंदर जाके दोबारा से डाल दिया। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जीन थेरेपी। तो यही दी गई है किसको? मैपल सिरप यूरिन डिजीज को, जो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक एंजाइम इसमें एब्सेंट हो जाता है, कौन सा? तो इसमें पूरा अगर याद ना रहे तो एटलीस्ट BCAA याद रख लेना, फिर तुक्का लग जाता है थोड़ा सा कि ब्रांच्ड वाला है कि लीनियर है, फिर आप नाम से पता लगा लोगे। तो ये ब्रांचिंग वाला एंजाइम होता है, बड़ी सारी ब्रांचेस निकली होती है, जैसे पेड़ों की निकली होती है, वैसे अज्यूम कर लो। वैसे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रॉपर ऐसे, लाइक दिस। ये नहीं आपने याद करना। ब्रांच चेन अल्फा कीटो एंड डीहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम हो जाता है एब्सेंट। और जब भी एब्सेंट होगा तो कुछ चीज टूटेगी नहीं, क्योंकि एंजाइम का काम तो तोड़ने का है बॉडी के अंदर। तो अगर एंजाइम ही एब्सेंट है तो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कौन कौन से थे? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वलीन। अब ये टूटे तो नहीं है, तो ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते रहेंगे, क्योंकि ये जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाना था इसका वेस्ट मटेरियल, ये तभी जाना था अगर टूटे होते। अब बड़ी सी चीज है, वो मानो पाइप में आ ही नहीं रही है, आगे कैसे फॉरवर्ड करेगी? तो बॉडी के अंदर डिपॉजिट करती रहेगी। क्यों डिपॉजिट हुई? बिकॉज इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम था, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एंड डीहाइड्रोजिनेज, ये एब्सेंट था। तो अगर एब्सेंट है तो इसको तोड़ने वाला कोई नहीं है, और अगर तोड़ने वाला कोई नहीं है तो ये बॉडी के ही अंदर डिपॉजिट हो जाता है। फर्स्ट थिंग, जो एक और वर्ड आपको पेपर में देखने को मिल सकता है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। दो तरह के जीन्स होते हैं, एक रिसेसिव एक डोमिनेटिंग। अब आर्ट्स वाले थोड़ा सुन लो, डोमिनेटिंग मतलब जो खुद को दिखाए आगे चल के, रिसेसिव जिसको सप्रेस कर दिया। कंसीडर आपके मदर एंड फादर हैं, कोई जो भी है ABCD, एक मदर है एक फादर है। फादर की हाइट है 6 फीट, मदर की हाइट है 5 फीट। अब जो अगले बच्चे आए उनकी भी 6-6 फीट की हाइट है, तो वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर था, वो डोमिनेटिंग वाला था। पर कई बार होता है कईयों की मम्मी लंबी होती है पर पापा छोटे होते हैं, सभी बच्चे छोटे छोटे पैदा हो जाते हैं आगे हाइट के कंपैरिजन में। तो जो भी कैरेक्टर खुद को अगली जनरेशन में जाके दिखाता है दैट इज डोमिनेटिंग, और जो सप्रेस हो जाता है दैट इज रिसेसिव। तो यहाँ पे लिखा है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। तो अगर रिसेसिव है तो दोनों की बॉडी में होना चाहिए, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में ही एब्सेंट होगा एंजाइम, आगे भी नहीं गया और बच्चे में भी एब्सेंट होएगा। कल को उस बच्चे की जब शादी होगी जाके, उसकी वाइफ के अंदर मान लो वो प्रेजेंट है एंजाइम, तो अब पॉसिबिलिटी है कौन सा पहले डोमिनेट करेगा, तो पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। पर अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर एब्सेंट था तो बच्चे में भी एब्सेंट ही मिलेगा।
तो उस वजह से होती है ये मैपल यूरिन डिजीज। बाकी यूरिन का कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ दीज 3 एंजाइम, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। इनको याद रख लेना थोड़ा सा। तो ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जी, स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन, तो वही थी ये जो ATGC हमने पढ़ा ना अभी, टी की जगह पे जी आ गया था, तो चेंज हो गया था, चेंज को ही बोलते हैं म्यूटेशन। तो जो चेंज होती हैं चीजें उसी को हम म्यूटेशन वर्ड बोल देते हैं। अब जब ये अमीनो एसिड बॉडी के अंदर डिपॉजिट करने लगते हैं तो बड़े सारे इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। दो तरह का होता है, एक क्लासिक होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट भी होता है। क्लासिक वाला जो होता है सबसे डेंजरस होता है, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब 3 दिन तक लगभग अपने सिम्टम दिखाने लग जाता है। और जैसे ही सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ये वाला जो एंजाइम है एब्सेंट है बॉडी के अंदर। एक इंटरमीडिएट भी होता है, अब ये 5 महीने के बच्चे से लेके 7 साल भी ले सकता है अपने सिम्टम दिखाने के लिए, तो ये वेरी करता है, मतलब कम सिवियर होता है इफ कंपेयर टू द क्लासिक वन। एक होता है आपका इंटरमीडिएट, एक जो चिल्ड्रन होते हैं विद इंटरमीडिएट एक्सपेक्टेड अंटिल एन इन्फेक्शन और पीरियड ऑफ कॉजेस। ठीक है, यहाँ पे अगर सिम्टम्स ऐसे आते हैं बाहर की उस अमीनो एसिड की जो कंजप्शन है वो इंक्रीज करती है, तभी इनके सिम्टम्स आते हैं, अदरवाइज इनके सिम्टम नहीं आएंगे। तो ये इंटरमीडिएट वाला है। इसके बाद थायमिन रिस्पॉन्सिव, ये वो जीन थेरेपी आ गई जिसके अंदर विटामिन B1 वगैरह का भी यूज किया जाएगा, और अलोंग विद द रिस्ट्रिक्टेड डाइट, जिससे ये ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन मिलेंगे, वो डाइट यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। विटामिन B1 की हाई डोजेज यहाँ पे दी जाती हैं फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी। तो दैट्स ऑल, यही थे आज के आर्टिकल्स। डन। कौन सा? ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आएंगे वो भी जब यूरिन की बात आएगी। यूरिन देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, यूरिन को आप काफी देर तक होल्ड कर रहे हो, इन्फेक्शन एकदम से कैच होता है, तो इसमें तो है ही सारा खेल यूरिन वाला, तो इन्फेक्शंस देखने को मिले, ये जीन से हैं, अपनी वजह से होता है। यूरिन को अगर आप कंट्रोल करते हो यूरिनरी ब्लैडर में, उससे भी UTIs की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। नहीं, वो तो फिर स्टोर होएगा ना जब यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो तो होनी है अल्टीमेटली UTI। पर ये जो एंजाइम एब्सेंट हुआ ये था जेनेटिक्स से रिलेटेड। बाकी UTI के तो सारे रीजंस आ जाएंगे, आप गंदा वॉशरूम यूज कर रहे हो, UTI की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, फीमेल्स में ज्यादा रहती है कंपेयर टू मेल्स। रीजन जसकरण बताएंगे। फीमेल्स में UTIs के ज्यादा चांसेस होते हैं इफ कंपेयर टू द मेल्स। वाई? ठीक है, एक तो अमेरिकन स्टाइल आ चुका है, तो अनहाइजीनिक कंडीशन, और मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या डिफरेंस है? ठीक है, और लेंथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक तो आउटर होता है टू द बॉडी, लेंथ भी ज्यादा होती है। फीमेल्स का जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है एनवायरमेंट के, तो इसी वजह से फीमेल्स में जो UTI के चांसेस होते हैं दे आर कंपेरेटिवली मोर इफ कंपेयर टू द मेल्स। तभी आप देखते हो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा भीड़ लगी होती है, मेल्स थोड़ी जाते गायनेकोलॉजिस्ट, वो किसके पास जाते हैं? वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रैक है रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी वो सेम ही होता है। ठीक है, चलो जी, डन। तो UTIs के रीजन मल्टीपल होते हैं, यहाँ पे तो होएगा ही, क्योंकि एक बार यूरिन स्टोर हो गया UTI होना तो पॉसिबल ही है। पर यहाँ पे सिर्फ जेनेटिकली हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा, BCAA। ठीक है, वो एब्सेंट था तो डेपोजिशन हुई ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन की। हाँ जी, ऑनलाइन, दैट्स ऑल।